किसको तुमने रीजन को लिया है? एग्रीकल्चरल हाउस ऑफ इंडिकेटर सोर्स ऑफ इनकम हाउस ऑफ, ऐसे 2 बार क्यों लिया है तुमने? अरे गलती से हो गया, चलो कॉपी कोई पेस्ट कर रहा था। quality object category is the appear for object in उसके बाद तुमने मतलब सबके वो प्रिंट करवा लिया, कितने कितने काम किए हैं, ठीक है। एक कमेंट में वो बहुत ज्यादा प्रिंट हो जा रहा था, तो इसके लिए कमेंट में कर रखा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आई क्रिएट कंप्लीटेड वैल्यू काउंट्स, यही पता चल जाएगा ना क्या सीन है इसका। चलो पूरा आएगा नहीं। हाँ, इसमें एक कॉलम था जिसका बहुत अजीब सा था, इतना मेरे को याद है। कर लिया। अब देख, इनकम तुमने इंटीजर रखा है, रीजन तुमने कैटेगरी रखा है, एक्सपेंडिचर इंटीजर में सोर्स ऑफ इनकम कैटेगरी एग्रीकल्चर हाउस होल्ड ये इंटीजर। एग्रीकल्चरल हाउस इंडिकेटर इंटीजर था, तो उसको थोड़ा प्रिंट करके देखना पड़ा था कि वो एक्चुअली में कैटेगरी है। ब्रेड, ये तो सारे इंटीजर होंगे, एक्सपेंडिचर तो मतलब तुम्हारे सारे इंटीजर ही होंगे। सेक्स कैटेगरी, एज इंटीजर, मैरिटल स्टेटस कैटेगरी, हाईएस्ट ग्रेड कैटेगरी, जॉब और बिजनेस कैटेगरी, ऑक्यूपेशन कैटेगरी, टाइप ऑफ हाउसहोल्ड कैटेगरी, ठीक है, टाइप ऑफ वेल्थ कैटेगरी, हाउस एरिया इंटीजर, नंबर ऑफ मोटरसाइकिल ट्रैफिक। चलो सही है। फिलिंग मिसिंग वैल्यू तुमने बोर्ड से फिल करा सारी वैल्यूज को, है ना? जी। चलो ये तो सही है। फिर उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स मतलब ट्राई कर रहा था कि आप कल पिछले सेशन में बता रहे थे कि आप दूसरे फीचर्स को यूज करके जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको प्रिडिक्ट करवा सकते हैं, बट हो नहीं पाया। कैसे पाइपलाइन स्टैंडर्ड स्केलर। जो स्पार्स मैट्रिक्स बनती है वन हॉट एन्कोडिंग के बाद, उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हो।
वो कन्वर्ट नहीं हो रही थी। देखिए जैसे मैं वन हॉट एनकोडर लगा रहा था बट उसके बाद वापस मुझे वो डेटा फ्रेम नहीं मिल रहा था। एक सेकंड को, तुमने अपने कोड में भेजा है उसे? हाँ लगाया था मैंने वो। चलो देखते हैं और ये रिजल्ट क्या है इस पे। 14%, 19%, number of estimators 1000, number of jobs -1। देखना पड़ेगा यार क्यों हुआ इतना। आई गेस मैंने फीचर्स सही से सिलेक्ट नहीं करे होंगे, मतलब थोड़ा उसमें भी फीचर सिलेक्शन करना पड़ेगा टू प्रिडिक्ट दोस मिसिंग वैल्यूज। देखते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स सब चीज काफी बड़ी बनी होगी। अब एक चीज अगर तुम देखोगे ना, तो ये चीज यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे को पहले पूरा देख लेते हैं, उसके बाद इस चीज को डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने फीचर सिलेक्शन ये सपोज करिए कि हम लोग को हाउस होल्ड इनकम प्रिडिक्ट करनी है। सो जो ज्यादा उससे कोरिलेटेड था, फिर उसके बाद मैंने रैंडम फॉरेस्ट का फीचर इंपॉर्टेंस वाला फंक्शन यूज किया था, तो कैटेगरिकल के जो फीचर इंपॉर्टेंस है वो चेक करने के लिए। ओके, नाइस, ये अच्छा तरीका है। फिर फाइनल ट्रेनिंग सेट एक्स और वाई। चलो सही है। तो इसमें एक सेकंड को यार दूसरा वाला भी देख लेता हूँ, उसके बाद भी एक बार डिस्कस करेंगे इस चीज। मैंने किस किस को दिया है, हो सकता है। अच्छा यार देखो, ये पता है तुम्हारा डेटा फ्रेम में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? बिकॉज ये तुम्हारा क्या कहते हैं, एक पूरी पूरी एरे है। अब दिक्कत क्या होता है डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए ना, तुम्हारे पास जो सीन हो रहा है वो इसमें यहाँ पे ये होगा कि, एक सेकेंड यार, हमने कहाँ पे ट्राई करा है डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने का? इसमें ट्राई करा था तुमने? हाँ मैंने एक कमेंट कर रखा है ऑप्शन उसमें। अच्छा, चलो देखते हैं। कॉलम family prepared vd dot data frame family prepared columns family dot columns। चलो एरर देख ही लेते हैं क्या आ रहा है।
input contains NA. एक सेकंड, तुमने इसमें वो चेंज करने से पहले NN वैल्यूज फिट तुमने फिक्स क्या? NN वैल्यूज फिक्स कर दी थी इसमें, क्योंकि इसमें कुछ नॉट अ नंबर वैल्यूज भी थी वो कॉलम्स में। शायद से मैंने उसके बाद रन नहीं करा था इसको, मैंने आगे चेंज करी है। अच्छा, कोई कर देता हूँ फिर इस चीज को। जो मिसिंग वैल्यूज थी वो मैंने बाद में फिल करी है, लेकिन अभी वापस रन कर रहा हूँ तो चल रहा है मेरा प्रोग्राम तो। नहीं, मेरे में नहीं चल रहा है यार, मेरे में error दिखा रहा है। वो ऑर्डर उसने अलग किया होगा ना, पहले नीचे वाला एग्जीक्यूट किया होगा फिर ऊपर वाला सेल एग्जीक्यूट कर रहा होगा। नहीं नहीं, नहीं, मैंने जिस ऑर्डर में भेजा है ना इस भैया को, उसी ऑर्डर में मैं रन कर रहा हूँ पूरा कर्नल, तब भी मेरा तो चल रहा है। अच्छा। सॉरी, कोई नहीं, बाद में देखेंगे उस चीज को। बाकी चीजों को जब तक देख लेते हैं और क्या क्या कर रहा है। वन हॉट एनकोडर यार, इसमें एक चीज डिस्कस करनी थी इसी चीज से रिलेटेड, ऊपर वाले से, वो डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। सोर्स ऑफ इनकम, फैमिली, वेज एंड सैलरी, ठीक है, टारगेट लेवल, टाइप ऑफ हाउस होल्ड पे। सोर्स ऑफ इनकम, एक सेकेंड, एक्स पे है मेन सोर्स ऑफ इनकम, इलेक्ट्रिसिटी है, फैसिलिटी पे सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, टाइप ऑफ वॉल, type of floor, source of income, type of building, of household, class of workers, job indicator, organization status, tax area, source of income, agriculture, household indicator, रीजन वाइज निकाल दिया, कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाल ली, फिर निकाल लिया। एक सेकेंड, दोनों के कोरिलेशन मैट्रिक्स में इतना डिफरेंस क्यों है? मैंने सिलेक्टेड फीचर्स लिए, ग्रुपिंग करी थी मैंने। अच्छा, ओके ओके, ये चीज अच्छी है। एक्सपेंडिचर अलग से रख लिया फिर तो ये। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, ये कौन सा हाउस होल्ड वेटेज, ठीक है, ये तो नॉर्मल होगा, ज़्यादा डिस्टॉर्टेड नहीं है। फूड एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, फ्लोर एरिया बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, हाउस एज डिस्टॉर्टेड है बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ बेडरूम इंटीजर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तुमने नंबर ऑफ बेडरूम्स को क्या इंटीजर की तरह ट्रीट करा है?
हाँ इंटीजर्स क्रिएट करा। ये देखना पड़ेगा यार, एक सेकंड मेरे को भी। मैं कंफ्यूज था बट फिर हैंड्स ऑन एमएल में ना नंबर ऑफ बेडरूम्स इन सबको ना इंटीजर में कंसीडर करा था उसे। हाँ वो हाउस होल्ड वाले डेटा में ना शायद से। हाँ हाँ वो मतलब वो एक्चुअली होता क्या है ना, वो तुम्हारे एल्गो पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि तुम कौन सा एल्गो यूज़ कर रहे हो। अब इफ यू आर यूजिंग समथिंग लाइक लीनियर रिग्रेशन या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, तो उस केस में तुम्हारे क्योंकि वो लीनियर वैल्यूज होती हैं तो वहाँ पे इंटीजर वैल्यूज देना ज़्यादा अच्छा होता है, वरना वो फीचर्स को ड्रॉप कर देगा अपने आप, कैटेगरिकल फीचर्स को। ओके। तो वो मतलब तुम्हारा एल्गो टू एल्गो डिपेंड करता है। Pandas plotting, scatter matrix, household income. क्या इनकम कैटेगरी 1 2 3 कैटेगरी। अच्छा तुमने इनकम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया बेसिकली। हाँ फिर उसे लेबल की तरह यूज करा। हाँ उसके बाद उसे तुमने लेवल की तरह यूज करा, तब रिग्रेशन को क्लासिफिकेशन में चेंज करके तुमने डेटा का वो निकालने का देखा। तो देखो यार दोनों ने अच्छा काम कर रहा है। इस बार तो मैं अपनी नोटबुक बना नहीं पाया बिकॉज मेरे को बहुत काम था इस वीक, लेकिन इस डेटा सेट में पता है, ये डेटा सेट मैंने तुम्हें इसलिए दिया था क्योंकि इसमें मेन जो बात थी ना वो ये था कि ये बहुत ही बड़ा डेटा सेट था। एक तो कॉलम वाइज भी एंड तुम्हारा रो वाइज भी। 41,000 वैल्यूज है ना, तो इसमें पता है क्या, अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं इस चीज़ में एक्चुअली। सबसे पहले इसमें अगर तुम देखोगे तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, इम्पोर्टेंट इससे रेंटल वैल्यू। तो रेंटल वैल्यू तो ये चलो ठीक है, इतना कुछ नहीं है। कैटेगरी वाइज कहाँ गए? हाँ इसमें कर रहा है शायद से कैटेगरी हर चीज की। हाँ तो अब इसमें देखो तुम्हारे कुछ कैटेगरीज हैं जो बहुत ही अच्छे से बैलेंस्ड हैं। जैसे तुम्हारा क्या कहते हैं रीजन है, तो रीजन में तुम देखोगे 4,000 4,000 3,000 2,000 इस तरह से वैल्यूज जो है मतलब तुम्हारी लगभग लगभग इक्वली बैलेंस्ड है हर एक सेक्शन में। लाइक 4,000 से 1,000 तक वैल्यूज हैं, ये मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर तुम ऑन अ होल देखोगे तो इट्स नॉट लाइक तुम्हारा जो स्क्यूडनेस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अब जैसे तुम एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इंडिकेटर देखो, इसमें तुम्हारे पास 3 कैटेगरीज हैं। वन कंटेन्स 28,000 वैल्यूज, another contains 9,000 values, and the last one contains 44,000 4,400 values only, ठीक है। एंड तुम्हारा मेन सोर्स ऑफ इनकम अगेन 3 कैटेगरीज हैं, ठीक ठाक डिवाइडेड है। हाउस होल्ड हेड 6 बहुत खराब तरीके से डिवाइडेड है क्योंकि एक तरफ हमारे पास 32,000 वैल्यूज हैं, एक तरफ 9,000 वैल्यूज हैं। लेकिन अब ये देखो हाउस हेड मैरिटल स्टेटस, तो इसमें तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है कि जो तुम्हारे एनल्ड हैं अननोन है वो 11 है और 1 है। जो तुम्हारे डिवोर्स्ड हैं वो 1,400 हैं 1,400। जो तुम्हारे सिंगल हैं 1,900 है। हाँ जो तुम्हारे विडोड हैं वो 6,000 है एंड मेजोरिटी तुम्हारी जाती है मैरिड की, ठीक है। तो अब जब तुम इस चीज को वन हॉट एनकोड करोगे, ऐसे सोचो कि तुमने इस चीज को वन हॉट एनकोड करा, तो तुम्हारी जो मैट्रिक्स आएगी उसमें एक ऐसा कॉलम आएगा जो पूरा जीरो से फिल्ड होगा सिवाय एक रो के, जो होगा हमारा अननोन।
हमारे पास सिमिलरली एक और ऐसा वो आएगा, एक कुछ कॉलम्स और आएंगे ऐसे, जैसे एनल है, पूरा जीरो से फिल होगा। मतलब सोचो 40,000 रोज है तुम्हारे पास, उस 40,000 रोज का मेजोरिटी जो है जीरो से फिल होगा, एंड तुम्हारे पास बस 11 वंस होंगे वहां पे। तो ये जो फीचर्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये जो फीचर्स हम निकालेंगे, ये फीचर्स क्या हमारे मॉडल को सही में हेल्प करेंगे अच्छा बनने में? कि मेरे पास 40,000 का डेटा सेट है जहाँ पे मेरे पास ऐसे भी कॉलम्स हैं जहाँ पे सिंगल सिंगल वैल्यूज आ रही हैं बस, जहाँ पे सिंगल पॉजिटिव केसेस हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, विल दीज केसेस हेल्प? मॉडल तो इग्नोर करने लग जाएगा इतनी कम वैल्यूज को। एग्जैक्टली, वो इन चीज़ों से कुछ लर्न नहीं कर पाएगा। एंड जब वो इन चीज़ों से कुछ लर्न नहीं कर पाएगा तो वो इग्नोर नहीं करेगा। यही दिक्कत है कि मॉडल पता है किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करता है। मॉडल जिस चीज़ से कुछ नहीं सीख पाता है ना, तो वो उस चीज़ के अलावा बाकी चीज़ से हद से ज़्यादा सीख लेता है। तो दिक्कत ये होगी कि यहाँ पे जो मैरिड है, जिसके केसेस तुम्हारे पास 31,000 है, एंड बाकी विडोड इज 6,800, सिंगल इज तुम्हारा 1942। तो वो इन सब को जो है एक बायस क्रिएट कर देगा कि तुम्हारा मतलब वैल्यू कुछ भी हो, वो सीधे उसे मैरिड कंसिडर करने लगेगा बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज बायस इन सबके बीच में। इट्स लाइक तुम ऐसे सोचो कि मैं एक क्लासिफायर बना रहा हूँ जो बेसिकली इमेज के बेसिस पे क्लासिफाई करेगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने उस क्लासिफायर में डॉग्स एंड कैट्स की इमेजेस डालनी थी, और मैंने उसे 10 डॉग्स की इमेजेस दी एंड एक सिंगल कैट की इमेज दी लर्न करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी। तो अब मेरा मॉडल क्या है, नाउ माय मॉडल विल, जब इट ट्राइज टू लर्न, तो वो डॉग को रिकॉग्नाइज करना अच्छे से सीख जाएगा। लेकिन क्योंकि उसके पास कैट की एक सिंगल पिक्चर है, तो वो एक्चुअली में क्या करेगा, वो उस इमेज से कुछ सीख नहीं पाएगा। बल्कि अब वो क्या करेगा, आगे हमारे पास कोई भी इमेज आए, कैसी भी इमेज आए, वो उसे अपने आप एज अ डॉग क्लासिफाई कर देगा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग डेटा में बायस था उस कैटेगरी के लिए, उन फीचर्स के लिए। ठीक है, तो सेम इस केस में होगा तुम्हारे पास कि इवन दो तुम अननोन यहाँ पे है तुम्हारे पास, इट विल एक्चुअली बी ट्रीटेड इन द सेम वे एज अ मैरिड। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि व्हाट वी सी इज कि मैरिड इज अकेले डोमिनेंट। तो हम इस चीज को दो अलग अलग कैटेगरीज में वो कर सकते हैं कि मैरिड इज आर मैरिड, आर विडोड, सिंगल, डिवोर्स्ड, एनल्ड एंड अननोन, ऑल ऑफ दीज कैन बी नॉन मैरिड। तो अब हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, वन हैज 30,000 वैल्यूज, अनदर हैज अराउंड 10,000 वैल्यूज। तो इस चीज से इवन तो ये बैलेंस नहीं हुआ प्रॉपरली, लेकिन अब हमारा मॉडल कुछ लर्न कर सकता है उन 10,000 एग्जाम्पल से, क्योंकि यहाँ पे वो एक सिंगल एग्जाम्पल से कुछ लर्न नहीं कर पाएगा। यहाँ पे वो इन 11 एग्जाम्पल से कुछ लर्न नहीं कर पाएगा। लेकिन इफ आई क्लब देम ऑल टुगेदर, तो दीज विल एक्चुअली बिकम 10,000 वैल्यूज। तो वो इन 10,000 वैल्यूज से कुछ चीजें लर्न कर सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, बट बायस अभी भी रहेगा ना मैरिड के लिए। हाँ, बायस अभी भी रहेगा, लेकिन अब उस बायस का अमाउंट कम हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब देखो, तुम सीधे इस फीचर को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है, इस कैटेगरी को तुम सीधे इग्नोर नहीं कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम तुम इस चीज को अपने मॉडल को हेविली इफेक्ट करने भी नहीं दे सकते हो। तो इस चीज को हम कहते हैं कि बेसिकली हम जो है डेटा को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि हम एक फॉल्स कैटेगरी इंट्रोड्यूस करके, हम एक इंटरमीडिएट कैटेगरी इंट्रोड्यूस करके अपने डेटा सेट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये चीज हम आगे ग्राफ में भी देखेंगे, जो तीर्थ ने कुछ ग्राफ निकाले हैं उसमें भी ये चीज चलेगी। अब सेम यहाँ देखो यार तुम, हमारे पास क्या कहते हैं, हाउस होल्ड हेड ऑक्यूपेशन में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिफाइनिंग प्लांट ऑपरेटर सिंगल एग्जाम्पल है, पोस्टल सर्विस सुपरवाइजर सिंगल एग्जाम्पल है, हंटर्स एंड ट्रैपर्स सिंगल एग्जाम्पल है,
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेकर्स एंड ट्यूनर्स सिंगल एग्जाम्पल है। केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट्स ऑपरेटर्स सिंगल एग्जाम्पल है। तो क्या हमारा डेटा सेट सही में इन चीजों से कुछ सीख पाएगा? यहाँ टोटल 378 कैटेगरीज हैं। अब इन 378 कैटेगरीज में हमारे पास कुछ के 3400 एग्जाम्पल्स हैं, कुछ के 2800 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन नीचे आते आते हमारे पास सिंगल एग्जाम्पल्स बच रहे हैं। तो क्या इन सिंगल एग्जाम्पल से मेरा मॉडल सही में कुछ सीख पाएगा? आई डोंट थिंक सो कि कुछ सीख पाएगा। तो अगेन इन चीजों में भी हमें एक फॉल्स कैटेगरी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जहाँ पे हम उसे एज अदर्स दे सकते हैं, या हमने उसे अदर ऑक्यूपेशन कर दिया, कुछ भी मतलब इस तरह से ऐसा कर दिया कि जब हम इन सबको एज एन एग्रीगेट देखें तो ऐसा ना हो कि ये जो वन 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 है, या मतलब एक मेजोरिटी ऑफ द डेटा सेट को जब देखा जाए तो वो हमें ऐसा मिले कि भाई उसका डेटा सेट पे कोई वैल्यू ही नहीं है। वो मतलब फीचर तुम लो नहीं लो बात बराबर है। नेक्स्ट है हमारा क्या कहते हैं अगेन हाउस होल्ड हेड क्लास वर्कर। तो अब देखो इसमें हमारे पास वो 40,000 में से बस 14 ऐसी वैल्यूज हैं जो वर्क विथ पे इन ओन फैमिली ऑपरेटेड फार्म और बिजनेस है। दिस इज 13,000, दिस इज 13,000। बाकी सारे अगर तुम देखोगे तो बहुत ही कम है इन सबके कंपैरिजन में। तो अगेन हमारा मॉडल इन फीचर्स से कुछ एक्सट्रैक्ट कर नहीं पाएगा, बिकॉज देखो हमारा पता है एक्चुअली में, तुम्हें ये पता है कि मतलब मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग चलती कैसे है? मतलब क्वेश्चन वापस रिपीट करो। मतलब ये जो हम फीचर्स लेते हैं, ये जो हम कैटेगरीज लेते हैं, इन चीजों को मशीन लर्निंग फिट कैसे करता है, ये चीज पता है तुम्हें? थोड़ा थोड़ा अभी बुक से पढ़ रहा हूँ तो आइडिया हो रहा है, बताओ। बट क्या प्रिडिक्ट क्या करना है इसमें? हम लोग हाउस होल्ड इनकम प्रिडिक्ट कर रहे होंगे। हाउस होल्ड इनकम प्रेडिक्ट करना है। ये मत सोचो क्या प्रेडिक्ट करना है, ये सोचो कि अगर हमारे पास ये इनपुट फीचर्स हैं तो एग्जैक्टली हमारा मशीन लर्निंग मॉडल करता क्या है इनके साथ, मतलब बैक एंड में वो किस तरह से काम करता है, ऐसे सोचो। ये तो एल्गोरिथम पे भी डिपेंड करेगा ना। हाँ, मैं मतलब नॉर्मल अभी लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसको प्लॉट करेगा अगेंस्ट द स्पेसिफिक टारगेट जो होगा। अभी तो बहुत डायमेंशन, कितने सारे डायमेंशन होंगे। 60 डायमेंशन है हाँ, बेसिकली। प्लॉट यार देखो वो चीजें जो है ना एक्चुअली में विजुअलाइजेशन के लिए होती है। बैक एंड में ये हो रहा होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एक वेट मैट्रिक्स होती है, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं सारे फीचर्स को, एंड उसके साथ एक बायस ऐड करते हैं, एंड दैट एक्चुअली गिव्स अस द रिग्रेशन आउटपुट। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन में बस इतना होता है। बेसिकली लीनियर रिग्रेशन का अगर तुम लीनियर रिग्रेशन में जो तुम क्या करते हो, एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हो ना, राइट? है ना? जी। तो इसमें होता क्या है, ठीक है, बेसिकली इतनी सिंपल सी इक्वेशन होती है जिसे हम ये भी कहते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस एम एक्स प्लस सी इज द लीनियर रिग्रेशन की लाइन जो हम विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि यार तुम एक बार में जो है ना पूरा पूरा ये क्या कहते हैं m की वैल्यू एंड c की वैल्यू पता नहीं कर सकते हो, बिकॉज तुम्हें ये करना होता है इस वजह से, टू फाइंड द स्लोप, टू फाइंड द एक्चुअल बायस। हमारा मॉडल क्या करता है, इट स्टार्ट्स ऑफ विथ रैंडम वेट्स। रैंडम वेट्स का मतलब है इट स्टार्ट्स ऑफ विथ रैंडम स्लोप्स, स्लोप वैल्यूज हर एक फीचर्स के अगेंस्ट। ठीक है, एंड एक रैंडम बायस के साथ। एंड उसके बाद ये प्रोग्रेसिवली क्या करता है, मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं सिंगल वेरिएबल का। ठीक है, एक सेकेंड।
तो सिंगल वेरिएबल का हम एग्जांपल ले रहे हैं। मान के चलो ये हमारा एक सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है, जिसपे हमें जो वैल्यूज मिली है वो कुछ इस तरह से स्कैटर्ड है। यार बहुत छोटे डॉट्स हो रहे हैं। दो फीचर्स हो गए ना, एक एक्स और वाई एक्सेस पे। नहीं, ये तो तुम्हारा टारगेट हो गया ना वाई, एक सिंगल फीचर हुआ ना तुम्हारा। ओके ओके। इनपुट फीचर तुम्हारे पास सिंगल ही है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमारी रिग्रेशन की लाइन बनती है ना, तो उससे पहली बार में पता नहीं होता कि हमें जो है, एक सेकंड यार, रेड कलर तो ऑलरेडी मैंने यूज कर रखा है, blue। तो उससे पहली बार में पता नहीं होता कि हमें सीधे ये लाइन प्लॉट करनी है, ठीक है। इसे तो मतलब अपने से कोई अंदाजा होगा नहीं। ये क्या करता है, ये एक रैंडम स्लोप के साथ शुरू करता है एंड एक रैंडम बायस वैल्यू मतलब जो तुम्हारी यहाँ ऐड होगी, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से पहले ग्राफ प्लॉट करेगा। अब वो क्या देखता है, इस ग्राफ पे इन वैल्यूज को प्रिडिक्ट करके ये इस चीज को ट्राई करता है कि मेरी कितनी वैल्यूज का जो फिट है वो परफेक्ट आ रहा है। यहाँ ये देखेगा कि इस रैंडम स्लोप एंड बायस के साथ मेरा कोई भी डेटा पॉइंट मैच नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो उसके बाद ये क्या करता है, फिर इट ट्राइज टू इंक्रीज द स्लोप एंड बायस को भी, मतलब फिर ये एक उसके बाद ये धीरे धीरे अपना स्लोप इंक्रीज करने की कोशिश करता है। तो अगला कर्व कुछ ऐसा आएगा। तो इसके बाद ये नोटिस करता है कि एज इट इंक्रीज द स्लोप, जो मेरा डेटा पे फिट था वो बेटर होने लगा। मीन स्क्वायर एरर डिक्रीज हो गया। हाँ, बेसिकली मीन स्क्वायर एरर जिसे तुम लीनियर रिग्रेशन में कहते हो, वो चीज तुम्हारा डिक्रीज हो गया। उसके बाद ये एक और स्लोप को हल्का सा और एक्सटेंड करता है टू फाइंड अनदर स्लोप। ये अब इस फाइनल लाइन के साथ इसने ये नोटिस करा कि ये जो हमारे पास लाइन आई है, दिस एक्चुअली फिट्स द डेटा परफेक्टली विद द लीस्ट मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। तब ये डिसाइड करता है कि दिस न्यू लाइन इज द हमारा लीनियर रिग्रेशन का फाइनल लाइन, जिसे हम अपने मॉडल को में वो देंगे, इनपुट देंगे, ठीक है। दिस इज हाउ इट एक्चुअली हैपेंस इन द बैक एंड। पहले एक रैंडम वेट से इसने इनिशियलाइज करा, उस रैंडम वेट से फिर इसने एरर्स निकाले, उन एरर्स के बेसिस पे इसने नया तुम्हारा स्लोप लिया, फिर उसने फिर से एरर्स निकाले, फिर उन एरर्स के बेसिस पे इसने अपना स्लोप और अच्छा किया, इम्प्रूव किया, फिर एरर्स निकाले प्रिडिक्ट करके, फिर उन एरर्स को अगेन यूज करा अपना नया स्लोप निकालने के लिए, एंड इस तरह से बेसिकली वी गेट द बेस्ट फिट कर्व, ठीक है। होता है ऐसे है। तो अब दिक्कत क्या होगी तुम्हारे साथ यहाँ पे, मान के चलो कि जो तुम्हारे ये 14 एग्जाम्पल्स हैं, जो तुम्हारे ये 285 एग्जाम्पल्स हैं, these actually won't contribute towards your error calculation। क्यों? क्योंकि तुम खुद सोचो, तुम्हारा 13,000 वैल्यूज की वजह से मान के चलो एरर आ रहा है 0.3, ठीक है। एंड तुम्हारा 14 वैल्यूज की वजह से एरर आ रहा है मान के चलो 1। लेकिन जब तुम ओवरऑल एरर निकालोगे तो 13,000 इंटू 0.3 करो, दैट इज तुम्हारा 13,000 इंटू 3 तुम्हारा 39,000, एंड पॉइंट लगा हुआ है तो इट बिकम्स 3,900। एंड इन 14 वैल्यूज की वजह से जो तुम्हारा एरर 1 आ रहा था वो 14 इंटू 1 करके भी 14 ही रहेगा। तो इवन इफ इस डोमिनेंट क्लास का एरर बहुत ही कम था एज कंपेयर टू दिस तुम्हारा स्मॉल क्लास, इसके इस हाई क्या कहते हैं अपीयरेंस ने उस एरर को बहुत ही मैक्सिमाइज कर दिया, ठीक है। इसने बेसिकली इस अपने नंबर ऑफ एग्जांपल्स के बेसिस पे तुम्हारे मॉडल को बहुत ही ज्यादा बायस बना दिया अपने तरफ, कि इवन इफ इस छोटे से इस बड़े से क्लास में एक छोटा सा भी एरर होगा ना, तो वो इन सारे एरर्स को एक्सीड कर जाएगा। तो द मॉडल वोंट इवन पे अटेंशन कि यहाँ क्या हो रहा है या यहाँ क्या हो रहा है, बिकॉज इन 13,000 वैल्यूज का एक छोटा सा एरर पूरे बाकी मॉडल को खराब कर देगा।
तो दिक्कत ये मॉडल है। उन इंस्टेंसेस की तरफ फिट नहीं होगा हाँ, जो कम है। जो काम जिनकी अपीयरेंस कम होगी, क्योंकि इनके एरर्स, इनके जो मतलब एक्यूमुलेटिव एरर्स बोलो या इनके जो क्यूमुलेटिव एरर्स होंगे, they will be totally overlooked because of the number of examples in these two categories. कि इनमें एक मिनिमल 0.1 का भी अगर एरर आएगा तो दैट विल एक्चुअली गिव यू एन एरर ऑफ 1376। तो इसका एरर 1 भी आ जाए तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दिक्कत ये हो जाएगी कि इसमें कितना भी बड़ा एरर आ जाए, ये इस चीज को कभी एक्सीड नहीं कर पाएगा। एंड क्योंकि इस क्लास का एरर कभी इस चीज को एक्सीड नहीं कर पाएगा, तो दिक्कत हमारे साथ ये होगी कि हमारा मॉडल इस क्लास पे ध्यान देना छोड़ देगा इन दी एंड। इट विल एक्चुअली स्टार्ट ट्रीटिंग दिस एज नॉन एग्जिस्टेंट, क्योंकि वो इससे कुछ सीख नहीं पा रहा है। इट विल टोटली इग्नोर दिस। ठीक है, तो इसलिए बस टारगेट क्लास में तुम्हारा इक्वालिटी होना जरूरी नहीं है। तुम्हारे पास जो इक्वालिटी है वो नंबर ऑफ फीचर्स में भी होने चाहिए फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर अ बेटर मॉडल। इसलिए हम एक फॉल्स क्लास, एक इंटरमीडिएट क्लास, एक इंटरमीडिएट कैटेगरी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जहाँ पे हम इन सबको बैलेंस कर सकें। क्योंकि अब देखो, अब अगर मैं इन नीचे वाले सबको ऐड कर दूं ना, तो होगा क्या कि इनका सम विल बी अराउंड कितना, 1326 है। एंड एक सेकेंड यार, 2000, this is 4000, overall 5000 something, 5300, 6000। यार इसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग है क्या? इसमें मुझे ये लग रहा है। वो था ना कि मतलब इसमें वो हाँ मिसिंग थी इसमें वैल्यूज, इसमें फिल करिए फिर मोड के साथ। अच्छा, तभी इसका सम 40,000 के आसपास पहुंच ही नहीं रहा था। दैट्स व्हाई आई वाज कंफ्यूज। तो बेसिकली वही है कि तुम्हें मतलब इन सबको बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी है, वरना दिक्कत वही होगा कि तुम्हारा मॉडल जो है एक अंडर रिप्रेजेंटेड क्लास से कुछ भी नहीं सीखने वाला है। अब एंड इसमें हम लोग मोड से भर रहे तो हम बेसिकली और भी बायस बढ़ा दिया ना डेटा का। हाँ, क्योंकि देखो तुम मीन से भरो या मोड से भरो, वो दिक्कत क्या होगा, वो सीधे इस चीज को पिक करेगा। लेकिन वंस यू एक्चुअली डू दिस कि तुमने इन सारी कैटेगरीज को क्लब करके एक नई कैटेगरी बना दी अदर करके, तो नाउ दिस अदर हैज अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन टू। एंड हम पता है बेसिकली कभी भी मीन एंड मीडियन या मोड से नहीं फिल करते हैं, बिकॉज मीन मीडियन मोड में दिक्कत ये आती है कि जो भी मतलब तुम्हारा हाईएस्ट अकरिंग क्लास होगा ना, वो फिल हो जाएगा पूरे डेटा सेट में। ठीक है, तो एक तो पहले से ही वो हाईएस्ट अकरिंग था। अब तुमने ये करा कि तुमने जितनी भी नॉन अकरिंग थी, तुमने उसे भी वही सेम क्लास प्रोवाइड कर दिया। तो इट्स लाइक तुमने एक हाईएस्ट अकरिंग क्लास की वैल्यूज और बढ़ा दी। तो हम उसलिए हमेशा पता है क्या करते हैं इसमें, लाइक एक मूविंग एवरेज का तरीका होता है कि हम हर मतलब हमें जिस पॉइंट को फिल करना है, हम उसके 10 ऊपर 10 नीचे की वैल्यूज को देख के फिल कर लेंगे, या हम एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन मॉडल बना करके उस चीज को, कुछ फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके उस चीज को फिल करने की कोशिश कर लेंगे। वो आपने ना टर्म की क्या यूज किया था ऊपर और नीचे को देखकर फिल करने के लिए? मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के बारे में पढ़ना, ये डीप लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, अब तुम्हारा सिंगल फैमिली है 28,000, एक्सटेंडेड फैमिली 12,000, टू और मोर नॉन रिलेटेड पर्सन या मेंबर्स 167। ये फीचर कितना भी एरर दे दे, कुछ भी कर ले, इस क्लास को कभी एक्सीड नहीं कर पाएगा। एंड क्योंकि ये इस क्लास को कभी एक्सीड नहीं कर पाएगा, तो हमारा मॉडल इस चीज से कभी कुछ नहीं सीखने वाला। सिमिलरली 39,000 वैल्यूज एक तरफ हैं एंड अदर बिल्डिंग्स बस दो हैं।
तुम्हें लगता है हमारा मॉडल इस चीज से कुछ सीख पाएगा? तो तो एडवांस EDTA में बेसिकली हम इन्हीं चीज को कंसिडर करते हैं कि हमें किस तरह से एक इंटरमीडिएट कैटेगरी बनानी है, हमें कहाँ पे इंटरमीडिएट कैटेगरी नेसेसरी है, हम उस चीज को किस तरह से क्रिएट करेंगे, डू वी इवन नीड दैट फीचर, या हम उस फीचर के बिना काम चला लेंगे। अब मान के चलो यहाँ 39,000 है एंड बाकी तुम्हारा क्या कहते हैं 41,000 बचा, तो बाकी तुम्हारे मिला करके भी 2,000 होंगे। तो तुम 2,000 वर्सेस 39,000 देख लो भाई, तुम्हें सही में लगता है तुम्हारा मॉडल यहाँ से कुछ सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो ओवरऑल इट्स बेटर कि अगर हम इस चीज को इग्नोर कर दें, इस फीचर को, रादर दैन काउंटिंग इट इन। तुम इसे मॉडल में लोगे तो तुम्हारे मॉडल का परफॉर्मेंस खराब होगा बिकॉज यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर कंप्यूटेशन ऑन अ फीचर। मशीन लर्निंग में क्या होता है, कंप्यूटेशन डज नॉट मैटर क्योंकि मशीन लर्निंग वर्क्स ऑन योर CPU, तो वहाँ पे तुम्हारे पास कंप्यूटेशन टाइम बहुत कम लगता है। लेकिन व्हेन यू एक्चुअली गो इनटू डीप लर्निंग, जहाँ पे योर फीचर्स टेक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर कंप्यूटेशन, तो वहाँ पे यू एक्चुअली वांट कि तुम बस इम्पोर्टेंट फीचर्स को ही अपने मॉडल को दो। तुम ऐसे ही मतलब सारे के सारे फीचर्स को 60 के 60 फीचर्स को फीड नहीं कर दोगे अपने मॉडल को, because these 60 features will take their own time for calculation. These will take their own power for computation. एंड तुम्हारे पास इतना टाइम एंड पावर नहीं होता स्पेयर करने के लिए कि तुम हर एक फीचर को बैठ के अपने मॉडल को दो। तो हम एडवांस GDT में इस चीज को भी सीखते हैं कि हमें किस फीचर को इनपुट करना है, किस फीचर को इनपुट नहीं करना है। अगेन टाइप ऑफ रूफ, तो यार अब पता है इसमें अगर तुम एक चीज देखोगे ना, तो एक चीज देखो, तुम्हारा टाइप ऑफ रूफ हो गया, ठीक है, एंड तुम्हारा टाइप ऑफ वॉल हो गया। तो इन चीजों में एक चीज नोटिस करो, स्ट्रॉन्ग मटेरियल का जिसका रूफ है एंड जिसका टाइप ऑफ वॉल स्ट्रॉन्ग है, दोज नंबर्स आर लाइक तुम्हारा आसपास, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तुम्हारा लाइट मटेरियल का जिसका रूफ है एंड जिसका टाइप ऑफ वॉल लाइट है, दैट इज अगेन आसपास, नॉट एप्लीकेबल, सेम है एग्जैक्टली। Then mixed but predominantly salvaged materials is पता नहीं क्या, salvaged and makeshift material। तो इट्स एक्चुअली लाइक तुम इन दोनों क्लासेस में से अगर किसी एक क्लास को भी कंसिडर करो तो इट्स गुड इनफ। तुम्हें जरूरी नहीं है कि दोनों क्लासेस को कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों क्लासेस के बीच में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। एंड दूसरा ये कि तुम कभी भी क्या कहते हैं, अगर एक चीज ऐसे सोचो कि तुम किसी भी लाइट घर में एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल का रूफ नहीं लगा सकते हो, कि तुमने मतलब अपना घर पूरा नीचे से स्टिक से बनाया एंड तुमने जो रूफ है वो कंक्रीट से बनाने की सोची, तुम ये चीज तो कर नहीं सकते हो। इतनी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो इन दोनों में से अगर हम किसी एक फीचर को भी कंसिडर करेंगे तो हमारा मॉडल शुड वर्क गुड इनफ। हमें दोनों मॉडल हमें दोनों फीचर्स को कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज अगेन ओन और ओनर लाइक पोजेशन 29,000 एंड बाकी सारे अगेन बहुत ही क्या कहते हैं अंडर रिप्रेजेंटेड है, तो तुम्हें इन सबको फिर से क्लब करना पड़ेगा। एंड एक बार पता है क्या, तुमने जैसे अभी ये चीज करके देखी ना कि अभी तुमने इस पे KNN क्लासिफायर लगाया था, तुम एक बार इन सबको क्लब करके देखना, जितने भी अंडर रिप्रेजेंटेड क्लासेस हैं, एंड उसके बाद वापस से सेम क्लासिफायर रन करके देखना एंड फिर ये कंपेयर करना कि परफॉर्मेंस में कितना इम्प्रूवमेंट या कितना डिग्रेडेशन आता है। ओके, चेक करके बताता हूँ रिजल्ट्स। एंड इतना ही है यहाँ तो। अब उसके बाद कैटेगरी कर लेगा तुमने एक्सपेरिमेंटल वर्क। हाँ, तो ये तो इन्हें ग्राफ क्लब कैसे करेंगे? आई मीन वेयर कंडीशन लगा के? वे कंडीशन लगा लो या फिर तुम ऐसे कर लो कि जहाँ पे भी मतलब तुम्हारा एक ऐसे कर लो ना कि जिन जैसे जिन सारी कैटेगरीज को क्लब करना है उसे एक लिस्ट बना लो एंड जहाँ पे वे फॉर एक्स
इन, अगर इन किसी भी कैटेगरीज में से है तो उसे अडर बना दो, बात खत्म। ओके, और उसे मैं वापस डाल दूँ उधर ही। हाँ, उसमें वापस उस चीज को एडिट कर लो। मतलब बेसिकली तुम्हारा ऐसे होगा कि डेटा फ्रेम टाइप ऑफ बिल्डिंग स्लैश हाउस इज इक्वल टू डेटा फ्रेम टाइप ऑफ बिल्डिंग स्लैश हाउस फॉर एक्स इन, अगर उन क्लासेस में से है तो उस जगह पे वहां पे वो आ जाएगा, क्या कहते हैं तुम्हारा, अडर। ओके, इस तरह से कंडीशन लगा दो। ओके, ठीक है। ठीक है, ये अब बात तुम्हारा था ना, ये वाला फैमिली डीटीए, इसने भी लगभग लगभग तो दोनों ने सेम करा है। एंड यार तीर्थ, मैं तुम्हें वन हॉट एनकोडिंग का करके भेजता हूँ, किस तरह से बेसिकली हम वन हॉट एनकोडर्स को वो करते हैं, क्योंकि हम सीधे पता है मैट्रिक्स नहीं बनाते, वन हॉट एनकोडर का भी अपना एक वो बनता है यार, डेटा फ्रेम बनता है। एक सेकंड रुको। मुझे उसका यूज़ ही समझ नहीं आया एग्ज़ैक्टली, मतलब हमने मैट्रिक्स बना ली एक तरह से 0 एंड 1 की हर फीचर के लिए, बट फिर उसका यूज़ कैसे करेंगे? इसका यूज कैसे करेंगे, अभी देखो, अब तक हम बेसिकली क्या कर रहे थे, इसको यार एक सेकंड मुझे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मान के चलो हमारे पास एक डेटा सेट है, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास क्या है कि हमने कुछ इनकम ले लिया एंड कुछ टाइप ऑफ हाउस ले लिए, ठीक है। याद है इसमें यार एक दो और ऐड कर लेंगे, दो रुको। तो अब तुम बेसिकली जब वन हॉट एनकोडिंग लगाओगे ना, तो तुम्हारे पास पता है कॉलम्स कैसे आएंगे डेटा सेट में। अब जैसे मेरा ये वीक है, तो दिस विल बिकम 1 एंड बाकी दीज टू विल बिकम 0, राइट। इतना इतना तो पता है ये चीज ऐसे होगी तुम्हारी। हाँ, ये पता है। अब तुम्हारा देखो वन हॉट एनकोडिंग में फायदा क्या होता है कि इस सेम चीज को पता है हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने वीक को दे दिया 0 क्लास, स्ट्रॉन्ग को दे दिया 2, वीक को 0, स्ट्रॉन्ग को 2, इंटरमीडिएट को 1 एंड देन अगेन स्ट्रॉन्ग को 2। एंड अब ऑर्डिनल मैंने, एनकोडर बोलते हैं इसको। हाँ ये तुम्हारी ऑर्डिनल नहीं, ये तुम्हारी ऑर्डिनल क्लासेस नहीं हुई ना। ऑर्डिनल क्लासेस बेसिकली हम तब, ऑर्डिनल क्लासेस तुम्हारी वो होती हैं जहाँ पे तुम्हारा एक रेंज के हिसाब से क्लासेस बनती हैं। ये जैसे वीक स्ट्रॉन्ग इंटरमीडिएट रेंज ही तो है। नहीं, ये तुम ऐसे रेंज नहीं भाई। ऑर्डिनल एनकोडर्स बेसिकली, ऑर्डिनल क्लासेस जो होती हैं तुम्हारी, दैट्स लाइक हम उसे इस तरह से बोलते हैं कि मान के चलो हमारे पास कोई घर है, ठीक है, एंड हम उसके स्ट्रेंथ को पैरामीटराइज कर रहे हैं कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 इस हाउस का स्ट्रेंथ कितना है, 7.5 है, 8.5 है, 9.5 है। एंड उसके बाद हमने इस चीज को ऐसे डिसाइड कर लिया कि तुम्हारा जो टाइप ऑफ हाउस है दैट विल बी मेंशन्ड एज तुम्हारा 7.5। लेकिन तुमने एक और चीज डिसाइड करी कि एनी हाउस बिटवीन 0 to 5 इज
weak, any house from 5 to 8 is intermediate and any house from 8 to 10 is तुम्हारा क्या कहते हैं strong। तो तुमने बेसिकली क्या करा, तुमने एक नंबर लाइन के बेसिस पे सिलेक्टेड रेंजेस को क्लासेस बना दिया। एक सेकंड यार मैं दिखाता हूँ, बिकॉज आई एम एक्चुअली वर्किंग जहाँ पे, वहाँ पे वी हैव ऑर्डिनल क्लासेस भी। Ordinal values are classes where there is order. Basically, ordinal values explain a position or rank among other targets. जैसे तुम्हारी रेटिंग्स होती हैं, स्कोर्स होते हैं या लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी होती है, ये सारी तुम्हारी ऑर्डिनल क्लासेस में जाती हैं। कि तुम किसी चीज़ की स्ट्रेंथ को जब मेजर करते हो, किसी चीज़ की रेटिंग को मेजर करते हो, तब तुम कहते हो कि लाइक इस स्केल से ज़्यादा है तो वो इस क्लास में है, इस स्केल से कम है तो वो दूसरी क्लास में है। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास कोई मूवी है जिसकी तुमने IMDb रेटिंग देखी, एंड अब तुम ये कह रहे हो कि एनी मूवी विद एन IMDb रेटिंग ग्रेटर देन 9 इज एन एक्सीलेंट मूवी, एनी मूवी विद एन IMDb रेटिंग स्मॉलर देन 5 इज अ बहुत ही बेकार मूवी, एंड एनी मूवी फ्रॉम 5 to 9 इज अ गुड मूवी। तो यहाँ पे तुमने क्या करा, तुमने एक रेंज बनाया एंड तुमने उस रेंज को क्लास बना दिया। अब एंड ऑरिजिनल क्लासेस में दूसरा ये होता है कि जब तुम प्रिडिक्शन करते हो ना, तो तुम एक्चुअली में क्या करते हो, पहले तुम इस वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हो एंड उसके बाद तुम इस वैल्यू को वो कैटेगरी असाइन करते हो। दिक्कत ये होती है। बेसिकली हैंड्स ऑन एमएल की बुक में था कि उसमें जो डेटा सेट में जो ओशन आइलैंड और नियर बे नियर ओशन जो थे, उन लोग ने यूजिंग ऑर्डिनल इनकोडर 0 1 2 3 4 ऐसी वैल्यूज दे दी थी। देखना पड़ेगा यार, मुझे देखना पड़ेगा। ओके। मैं देख के बताता हूँ कि उन्होंने बेसिकली क्या किया था। तो द थिंग इज दीज कि जब तुम इसको बेसिकली एज अ वो बना लेते हो, क्या कहते हैं तुम्हारा कैटेगरिकल इंस्टेड ऑफ दिस, तो तुम्हारे पास ये फायदा होता है कि तुम्हारा जब तुम लीनियर रिग्रेशन को ये चीज एक्चुअली दोगे ना, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे वो इक्वेशन बताई थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इस केस में हमारे पास एम एक्स में x क्या है, 0 2 एंड 1। तो यहाँ पे हमारा मॉडल एक सिंगल पैरामीटर लर्न करेगा, दैट इज हमारा सिंगल स्लोप विद अ बायस। लेकिन जब हमारे पास तीन अलग अलग कॉलम्स होंगे, तो हमारा मॉडल इनकम प्रिडिक्ट करने के लिए वीक हाउस के लिए अलग पैरामीटर्स लर्न करेगा, इंटरमीडिएट हाउस के लिए अलग पैरामीटर्स लर्न करेगा एंड स्ट्रॉन्ग हाउस के लिए अलग पैरामीटर्स लर्न करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। एंड इस इन एडिशनल पैरामीटर्स को लर्न करने से फायदा क्या होता है कि नाउ दीज आर एक्चुअली कैटेगरीज, इतना तो हमें पता है, दीज आर नॉट बेसिकली सम इंटीग्रल वैल्यूज। तो इस चीज से हमारे पास ये फायदा होता है कि अब जब हमने इन कैटेगरीज को इनके अपने अपने कॉलम्स दे दिए, तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो है जब हम एज एन इंटीजर ट्रीट करेंगे तो वो एक लीनियर ही क्या कहते हैं तुम्हारा वो चीज वेरी करे इनकम पे। क्योंकि जब तुम स्लोप लेते हो तो एक्चुअली तुम ये उम्मीद करते हो कि तुम्हारा जो स्लोप है, स्लोप टाइम्स द नंबर x इज एक्चुअली अ लीनियर रिलेशन। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं ना कि तुम्हारा जो मतलब ये टाइप ऑफ हाउस है 0 1 and 2, ये चीज तुम्हारा क्या कहते हैं उसके साथ एक लीनियर रिलेशन ही रखे इनकम के साथ। It can actually have an exponential relationship too. It can have a very different relationship. It can have a sigmoid relationship. It can like it keeps varying from type to type. तो अगर मैं हर कैटेगरी को अपने अपने पैरामीटर्स दे दूं लर्न करने के लिए, अपने अपने पैरामीटर्स दे दूं खुद को रेगुलराइज करने के लिए, तो हर कैटेगरी would be like treated as an independent class. They will be like trained independently. They would be allowed to fit on the data set independently. मेरे वीक हाउस को एक्चुअली में इंटरमीडिएट हाउस से कोई रिलेशन नहीं है प्रेडिक्शन के टाइम पे।
ट्रेनिंग के टाइम पे इसके पैरामीटर्स अपने आप ट्रेन होंगे, इसके पैरामीटर्स अलग से ट्रेन होंगे। लेकिन जब हम इन सबको एक सिंगल कॉलम में रखेंगे, तो मेरा ये होगा कि all of these columns will depend on the same slope. So my weak house actually depends upon the strong house also, even though they are two different categories. समझ में आया? तो बेसिकली एफ पहले वो सिंगल वेक्टर था, अब सी डी ई 3 वेक्टर्स बढ़ चुके हैं अलग अलग। हाँ, कि हमने बेसिकली एक सिंगल फीचर को हमने एक्सपैंड कर दिया, एंड हमने उसे इसलिए एक्सपैंड करा बिकॉज वी एक्चुअली न्यू कि इस फीचर्स में जो कैटेगरीज हैं, ये सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं, दीज आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। एक स्ट्रॉन्ग हाउस को एक वीक हाउस से कोई रिलेशन नहीं है। मेरा मेरा घर स्ट्रॉन्ग है एंड मेरी इनकम इतनी ज्यादा है, तो इट डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ एनीवन हैविंग अ वीक हाउस। ये इस तरह से काम करता है बेसिकली, तुम्हारे जो ये कैटेगरिकल क्लासेस होती हैं। बेसिकली हम कैटेगरी एट्रीब्यूट्स वालों को, जितनी भी उसमें कैटेगरीज होती है, उन सबको अलग फीचर्स कंसीडर करते हैं वन हॉट एनकोडिंग से। हाँ, वन हॉट एनकोडिंग से वो तुम्हें ये प्रोवाइड करता है। ओके, गॉट इट। और जैसे यार तुमने यहाँ तो ग्राफ्स बनाए हैं, ग्राफ्स की जगह अगर हम सीधे तुम्हारे उस पे आ जाएं, फीचर मैपिंग पे, कोरिलेशन मैट्रिक्स का है। तो देखो तुमने क्या करा है, तुमने एक्सपेंडिचर को एक साथ लिया है पहले। तो अब तुम ऐसे देखो, तुम्हारा जो टोटल हाउस होल्ड इनकम है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स नॉट ऑन एवरी एक्सपेंडिचर इन अ वेरी गुड वे। कुछ एक्सपेंडिचर पे इसका जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड कुछ एक्सपेंडिचर्स पे इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब बहुत ही मिनिमल वो है। जैसे तुम्हारा फूड, तो तुम्हारा फूड इज एक्चुअली अ वेरी गुड पैरामीटर फॉर प्रिडिक्टिंग योर टोटल हाउस होल्ड इनकम। लेकिन अब देखो टोटल फूड एक्सपेंडिचर में यू एक्चुअली इंक्लूड अपना ब्रेड एंड सीरियल का एक्सपेंडिचर, अपना राइस का एक्सपेंडिचर, अपना मीट का एक्सपेंडिचर, टोटल फिश एंड मरीन प्रोडक्ट्स का एक्सपेंडिचर, अपने फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, एवरीथिंग। ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन योर टोटल फूड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब मैं इस चीज को भी लूं एंड फिर मैं इन सारी चीजों को भी लूं, तो मेरा मॉडल इन सबसे कुछ नई चीजें नहीं सीखने वाला। ठीक है, मेरे मॉडल को जब तक मैं कोई एक नया यूनिक फीचर नहीं ला के दूंगा, वो उससे कुछ नहीं सीखने वाला। इट्स द सेम एज कि मैंने अपने मॉडल को एक ही पिक्चर दिखाई कैट की, एंड मैंने उस सिंगल पिक्चर के 100 कॉपीज बना के 100 के 100 बार उसे सेम पिक्चर दिखाई, तो मेरे मॉडल ने उन 100 पिक्चर से कुछ नया नहीं सीखा। उसने पहली फोटो से जो सीखा था, उसने आखिरी फोटो से भी वही सेम चीज सीखी। ठीक है, दिक्कत ये हो जाती है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में कि अगर हम सब कैटेगरीज, सब लेबल्स या इस तरह से कोई भी मतलब सब ग्रुप्स को पास करते हैं एज फीचर्स, तो हमारा मॉडल उससे कुछ नई चीज नहीं सीख पाता। देन तुम्हारा फूड एक्सपेंडिचर खत्म होते ही है तुम्हारा रेस्टोरेंट एंड होटल एक्सपेंडिचर। तो अगेन दैट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर योर टोटल हाउस होल्ड इनकम। फिर तुम्हारा टोबैको एक्सपेंडिचर बहुत कम रिलेशन है, अल्कोहलिक बेवरेज एक्सपेंडिचर बहुत कम रिलेशन है। तो अगर तुम इन तीनों में से बस टोटल फूड एक्सपेंडिचर, मीट एक्सपेंडिचर एंड रेस्टोरेंट होटल एक्सपेंडिचर भी उठाओगे, तो तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। तुम्हें ये सारे फीचर्स उठाने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड मशीन लर्निंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तुम जितने कम फीचर्स उठाते हो ना, तुम्हारा मॉडल उतना अच्छा बनता है, तुम्हारा मॉडल उतना ज्यादा जनरलाइज होता है। अगर तुमने ये देखा होगा, तो हम जब डिसीजन ट्रीज पढ़ा है तुमने ऐसे डिसीजन ट्रीज के बारे में? मैंने अभी नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं, क्योंकि इसने यूज करा था ना आगे रैंडम फॉरेस्ट में, पता था तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो बेसिकली हम जब भी मतलब अपना मॉडल बनाते हैं ना, तो व्हाट वी वांट इज कि हमारा मॉडल जो प्रिडिक्शन करे वो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में करे। इससे दो फायदे होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स से।
फायदा नंबर 1, हमारा मॉडल कम डेटा पे काम करता है, ठीक है, तो कंप्यूटेशन फास्ट होती है। सबसे पहला फायदा, कंप्यूटेशन स्पीड बहुत फास्ट होती है। दूसरा फायदा ये होता है कि जितने कम फीचर्स पे हमारा मॉडल काम करेगा वो उतना ज़्यादा जनरलाइज होगा, वो टेस्ट सेट पे उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। बेसिकली इस चीज़ को तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं एंड एक बच्चे को तुमने पूरे टाइम स्पून स्पून फीड करके चीज़ें सिखाई हैं एंड दूसरे बच्चे को तुमने खुद से ग्रो करने दिया है। तो एट द एंड तुम्हें क्या लगता है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कौन-सा बच्चा करेगा? जिसे तुमने स्पून फीड करा है या जिसे तुमने खुद से ट्रेन होने के लिए छोड़ दिया? खुद से ट्रेन होने वाला। एग्जैक्टली सेम चीज़ तुम्हारी मशीन लर्निंग में होती है एंड सेम चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं हम आगे जाके रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, जहाँ पे हम मॉडल को पूरी तरह से एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देते हैं खुद के सीखने के लिए। नेक्स्ट इज तुम्हारा बेडरूम्स एंड एवरीथिंग। तो अब यहाँ देखो यार, ग्रे एंड ब्लू आर द बेस्ट एंड ग्रे एंड ब्लू के अलावा दीज आर जीरोज एंड जीरोज के बाद पर्पल इज ऑल्सो ठीक ठाक, बल्कि लाइटर शेड्स ऑफ पर्पल आर द बेस्ट। तो अब तुम यहाँ देखो, तो इन चीज़ों से इस पूरे से तुम नहीं, एक सेकेंड, तुमने इसमें हाउस होल्ड इनकम कहाँ देखा भाई? नहीं, वो मैं मिस कर दिया गेस मैंने। हाँ, वही मैं सोच रहा था कि मतलब रिलेशन है किन चीज़ों का। बेसिकली अगर जब तुम इसका हाउस होल्ड इनकम के साथ निकालते ना, तो हम ये देख सकते थे कि इनमें से कौन से फीचर्स हाउस होल्ड इनकम के लिए एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो हम ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहला मेरे कॉलम क्या है? वाले में भी टोटल। है। हाँ हाँ, तुमने तुमने करा ना ये चीज़। हम्म। हाँ चलो इसी से देखते हैं। टोटल हाउस होल्ड इनकम पहला कॉलम है एंड ये आ गया तुम्हारा नंबर ऑफ बेडरूम्स वाला कॉलम, डार्केस्ट शेड बेस्ट है। तो अब देखो, तुम्हारा अगर तुम देखोगे हाउस का एज डज नॉट मैटर ज़्यादा, हाउस का फ्लोर एरिया मैटर्स अ बिट, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ बेडरूम्स एक्चुअली मैटर्स एंड इट मैटर्स क्वाइट वेल। अगेन इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट मैटर लेकिन हैविंग अ टेलीविजन मैटर्स। नंबर ऑफ सीडी डीवीडी उतना मैटर नहीं करता, कंपोनेंट स्टीरियो सेट उतना मैटर नहीं करता, लेकिन फीचर्स लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, हैविंग अ फोर व्हीलर एक्चुअली मैटर्स। लैंडलाइन एंड वायरलेस डज नॉट मैटर, सेल फोन डज मैटर, पर्सनल कंप्यूटर मैटर्स एंड बाकी चीजें डज नॉट मैटर। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास कुछ ही फीचर्स हैं जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है, जैसे फूड एक्सपेंडिचर हो गया तुम्हारा, फिर तुम्हारा क्लोथिंग एक्सपेंडिचर हो गया, तुम्हारा हाउसिंग एंड वाटर एक्सपेंडिचर हो गया, तुम्हारा हाउस का रेंटल वैल्यू हो गया, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर हो गया एंड कम्युनिकेशन का एक्सपेंडिचर हो गया, देन तुम्हारे मिसलेनियस गुड्स के एक्सपेंडिचर हो गए। ये बस ये कुछ सिलेक्टेड फीचर्स हैं जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, इसके अलावा बाकी फीचर्स डू नॉट मैटर दैट मच। So if I were to create a model using these selected features, I can bet कि it will actually work much better than a model taking all the 60 features in it. Because having additional features does not mean कि मेरा मॉडल बहुत अच्छा सीख जाएगा। It's like मान के चलो मुझे ये प्रेडिक्ट करना है कि whether it's a cat or a dog, ठीक है, ये सबसे ट्रेडिशनल एग्जांपल है, लेकिन इसमें मतलब तुम बहुत सी चीजें सीख सकते हो। एंड अब मेरा मॉडल इतना अच्छा बनाया मैंने कि इट कैन एक्चुअली डिटेक्ट उनके मुंह पे बाल। तो तुम्हें क्या लगता है, विल दैट एक्चुअली मैटर? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के मुंह पे बाल होते हैं। हम्म। तो इट्स नॉट दैट कि तुमने इतना अच्छा फीचर निकाल लिया सो इट विल एक्चुअली हेल्प यू, इट्स जस्ट दैट तुमने इतना अच्छा फीचर निकाल लिया, लेकिन क्योंकि अब ये दोनों चीजों में सेम है, इट डज नॉट एक्चुअली मैटर, दैट फीचर डज नॉट एक्चुअली मैटर। तो सिमिलर यहाँ है कि तुमने मतलब इतने सारे फीचर्स रखे लेकिन
इन सारे फीचर्स में ये दिक्कत है कि कुछ फीचर्स आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन अदर फीचर्स, तो हमारा मॉडल उन फीचर से कुछ एडिशनल नहीं सीखने वाला। यहाँ पे कुछ फीचर्स को मैंने कंबाइन किया था, जैसे नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर को एज नंबर ऑफ अप्लायंसेस करके कंबाइन किया था। इज इट अ गुड आइडिया टू डू दैट? That actually like depends, cause देखो अब तक तो मतलब अगर इन सबको अलग अलग देखोगे तो इन सबकी अपनी वो है, एक सेट को रिलेशन है, ऐसे करके देख सकते हैं। यू कैन एक्चुअली लाइक कंपेयर इट। वी मैंने क्लब नीचे फ्यूचर, प्लॉट किया हुआ है नंबर ऑफ अप्लायंसेस इसमें, ये लास्ट में। हाँ, नंबर ऑफ अप्लायंसेस, सी दैट इज अगेन अ गुड फीचर, दैट इज एन एक्सीलेंट फीचर, क्योंकि अब तुमने इन तीनों चीजों को कंबाइन कर दिया तो इसका स्कोर और ज्यादा अच्छा हो गया। तो दिस वाज एक्चुअली अ गुड थिंग टू डू। तो देखो, पता है मशीन लर्निंग से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, वो यही होती है, ईडीटीए, कि हमें किन फीचर्स को क्लब करना है, हमें किन क्लासेस या किन कैटेगरीज को साथ में क्लब करना है डेटा सेट को बैलेंस करने के लिए, क्या हमें डेटा सेट में ओवर सैम्पलिंग या अंडर सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। दीज थिंग्स एक्चुअली लाइक मैटर क्वाइट अ लॉट तुम्हारे मशीन लर्निंग के मॉडल में। ठीक है, फीचर सिलेक्शन आ गया इसके बाद। तो लास्ट इज तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का आई वाज सेइंग कि हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन थे जिनके बारे में मुझे डिस्कस करना था। हाउस फ्लोर एरिया, हाउस एज। तो देखो, अगर हम ऊपर अपने पहले ये देख लेते हैं वापस से इस चीज को, तो हमारा टोटल हाउस होल्ड इनकम है, टोटल फूड एक्सपेंडिचर है, क्लोथिंग। तो हमारा हाउस फ्लोर एरिया हो गया एंड हमारा नंबर ऑफ बेडरूम्स हो गया। इनका शेड इज एक्चुअली लाइट, ज्यादा लाइट नहीं है लेकिन इट्स एक्चुअली लाइट। ठीक है, अब इस चीज को हम इस ग्राफ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये शेड इतना लाइट क्यों आया। तो अगर तुम इस कर्व को देखोगे तो तुम इस कर्व में एक चीज देखोगे कि इट इज हाईली स्क्यूड, जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा स्क्यूड है, कि तुम्हारा मेजोरिटी ऑफ क्लास जो है दैट एक्चुअली लाइज ऑन योर, क्या कहते हैं, लोअर साइड ऑफ द कर्व। इस कर्व को अगर तुम देखोगे फूड एक्सपेंडिचर को, ठीक है, लेकिन सेम तुम्हारा जो हाउस फ्लोर एरिया है ये भी स्क्यूड है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि यहाँ तुम्हारे पास ऊपर अगर देखोगे देयर वाज अ सिंगल मैक्सिमा, इसके अलावा और कहीं पे वो मैक्सिमास नहीं आए। तुम्हारा कर्व शुरू हुआ, इट अटेन्ड अ मैक्सिमा एंड देन इट स्टार्टेड गोइंग डाउन डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में वी सी देयर आर सम लोकल मैक्सिमास, देयर आर सम लोकल डिस्ट्रीब्यूशंस विद इन द कर्व इटसेल्फ। ठीक है, सेम तुम्हारा हाउस एज के साथ है, देयर आर एक्चुअली सम लोकल मैक्सिमास, देयर आर लोकल distributions within the whole curve. So what these local distributions actually do is that it deteriorates तुम्हारा, क्या कहते हैं, मॉडल की क्वालिटी। इवन इफ यू वर टू नॉर्मलाइज दीज, उस दिन हमने डिस्कस करा था ना नॉर्मलाइजेशन, आई गेस। आई डोंट थिंक सो, मतलब इतना डेप्थ में। ओह, शायद से नहीं करा होगा। तो बेसिकली व्हाट नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली डज इज कि ये नॉर्मलाइजेशन तुम्हारे डेटा सेट के मीन को 0.5 पे ले आता है एंड तुम्हारे पूरे डेटा सेट को 0 से 1 के बीच में कंप्रेस कर देता है। इससे फायदा ये होता है कि जब तुम्हारे पास पैरामीटर्स की वैल्यू स्मॉल हो जाएंगी तो तुम्हारा कंप्यूटेशन एक तो फास्टर हो जाएगा, दूसरी बात है तुम्हारे जो नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज होती हैं उनका, उनके बीच का मतलब उनके प्रीवियस वैल्यू एंड करंट वैल्यू का रेशियो सेम होता है। ठीक है, तो यू एक्चुअली डोंट लूज एनी डेटा। तुम अपने किसी भी डेटा को कुछ ऐसा नहीं है कि चेंज करते हो, ऑल यू डू इज कि तुम उस चीज को बस मैनिपुलेट कर देते हो अपने फायदे के लिए।
तो साइकिट लेन में जो स्टैंडर्ड स्केलर होता है वो यही करता है। हाँ, स्टैंडर्ड स्केलर एक्चुअली does this. ओके। अब तुम्हारे पास जैसे ये क्लास है, ठीक है, तुमने इसे एज एन इंटीजर ट्रीट करा, लेकिन व्हाट आई फील इज कि दिस कैन एक्चुअली बी ट्रीटेड एज अ कैटेगरी, जहाँ पे तुम ये कर सकते हो लेस देन 2, इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 2। 3 कैटेगरीज बना के इस पूरे डेटा सेट को बैलेंस कर लोगे तुम, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो एग्जैक्टली इक्वल टू 2 की डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। तुम्हारी स्मॉलर देन 2 की डेंसिटी एंड ग्रेटर देन 2 की डेंसिटी को अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑल 3 कैटेगरीज वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। So rather than treating them as an integer, we can actually treat them as categories. And हम एक और चीज देख सकते हैं यहाँ से कि जब हम इसे एज एन इंटीजर ट्रीट कर रहे हैं तो इसका कोई खास उतना वैल्यू है नहीं यहाँ पे एज एन इंटीजर, कि इस पे मॉडल बहुत ही हाईली डिपेंडेंट है। तो तुम यहाँ से भी मतलब सोच सकते हो कि कौन से फीचर्स तुम्हारे एक्चुअली में इंटीजर्स हैं एंड कौन से फीचर्स तुम्हारे कैटेगरिकल हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, तुम्हारे पास 0.5 में फैमिली मेंबर्स नहीं होंगे। टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स एम्प्लॉयड, अगेन दिस कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। तो जिन भी चीज़ों की वैल्यू एक्चुअली में, जिन भी चीज़ों पे कोरिलेशन कम है, तो हम उससे भी सोच सकते हैं कि दिस कैन एक्चुअली बी अ कैटेगरिकल वैल्यू, इसलिए इसका न्यूमेरिकल इन्फ्लुएंस बहुत कम है हमारे इंटीजर्स के कोरिलेशन में। सो फिर उसके बाद इनको कैटेगरीज में कन्वर्ट करके इनकी कैटेगरिकल इंपॉर्टेंस चेक कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट इज तुम्हारा हाउस एज। अगेन दिस हैज टू मेनी मैक्सिमास। इसका तुमने डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट निकाला, फॉलोइंग कैटेगरीज एंड टोटल हाउस होल्ड इनकम। दिस वाज एक्चुअली नॉट नेसेसरी दो, क्योंकि हमें इन दी एंड इसी चीज को प्रेडिक्ट करना था उस टास्क में। तो इसके कैटेगरीज बना के कोई ऐसा फायदा होगा नहीं तुम्हें, क्योंकि दिस इज एक्चुअली योर रिग्रेशन प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो वही था, इस बार हमने ये देखा कि लाइक हमें किस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज को साथ में क्लब करके हम अपने मॉडल के परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो अगली बार के लिए एक काम करते हैं, I'll actually create a training set and test set for the data। और बस एक काम करना है यार, देखो सब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे पास पूरा डेटा सेट अभी से प्रेजेंट है। तो इफ यू गाइस एक्चुअली वांट, तुम सीधे वहां से वैल्यूज कॉपी करके भी प्रिंट करके दिखा सकते हो, और यू कैन एक्चुअली लाइक बिल्ड अब खुद का मतलब मशीन लर्निंग, नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन वगैरह यूज करके। ये चीज तुम्हारे ऊपर है, डेटा सेट तुम्हारे पास है। आई क्रिएट अ नॉर्मल कैगल कॉम्पिटिशन फ्रॉम दिस डेटा सेट। तुम्हें बेसिकली क्या करना है, फीचर इंजीनियरिंग करनी है इस पूरे डेटा सेट पे। यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट फीचर्स, यू हैव टू लाइक मेक सब कैटेगरीज के फीचर्स, एवरीथिंग। कहीं पे दिक्कत आए, कुछ चीज समझ में ना आए कि कैसे कैटेगरीज बनाना है, पूछ लेना मुझसे व्हाट्सएप पे, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। तुम्हें बस ये करना है कि मैं जितना ट्रेनिंग सेट दूंगा उस ट्रेनिंग सेट पे ट्रेन करना है, टेस्ट सेट पे एक्यूरेसी बतानी है, एंड उस जनरेटेड सीएसवी फाइल को कैगल पे अपलोड कर देना है बस। आई गेस तुमने कैगल पे पहले भी अपलोड करा होगा कुछ। मैंने वो उसमें हैंड्स ऑन एमएल में ट्यूटोरियल है टाइटैनिक डेटा सेट कैसे करते हैं, तो वो किया था एक बार। हाँ, तो मतलब यू गाइस एक्चुअली नो हाउ इट वर्क्स, राइट। तीर्थ तुमने करा है ये कभी कैगल पे? मैं मॉडल नहीं करा है? अच्छा, तुमने अब तक मॉडल ट्रेन नहीं करा है, फिर तो कोई फायदा नहीं है ऐसे दे करके। तो नेक्स्ट वीक, इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक फिर एक काम करते हैं ना कि लाइक ईडीटीएच में तो इतना ही था समझने के लिए ऑनेस्टली। इसके अलावा और कुछ है नहीं, फीचर इंजीनियरिंग एंड फीचर सिलेक्शन के अलावा इम्पोर्टेंट।
EDTA में सबसे पहला तुम्हारा वही था कि तुम्हें क्या कहते हैं, कौन से फीचर्स को इंटीजर्स लेना है, कौन से फीचर्स को नंबर्स लेना है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा फीचर इंजीनियरिंग, जिसमें तुम ये देखते हो कि हमें किस फीचर को पिक करना है, किस फीचर को ड्रॉप करना है, किन फीचर्स को साथ में क्लब कर सकते हैं, किन फीचर्स को डिस्कार्ड कर देना है, किन फीचर्स की किस कैटेगरीज को हमें साथ में क्लब कर देना है। एंड एंड में तुम्हारा आता है फीचर सिलेक्शन, बोल लो कि कौन कौन से कॉलम्स को एक्चुअली में यूज करना है। बस यही 3 चीजें थी इम्पोर्टेंट EDTA में। ये कोरिलेशन मैट्रिक्स से तो सिर्फ न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स के हमें फीचर सिलेक्शन कर सकते हैं, हाँ, तो जो कैटेगरिकल एट्रीब्यूट्स है उनको सिर्फ एक रैंडम फॉरेस्ट का जो एक मेथड पढ़ा था सिर्फ उसी से फीचर सिलेक्शन होती है। नहीं, तुम एक्चुअली में ये भी कर सकते हो कि इफ यू कैटेगरिकल जो फीचर्स हैं, इफ दे आर इम्पोर्टेंट और नॉट, तो व्हाट वी डू इज कि वी एक्चुअली यूज PNC, एंड हम मतलब रैंडम वैल्यूज यूज करके np डॉट रैंडम से किसी किन्हीं भी 3 फीचर्स को चूज कर लेंगे एंड उनके साथ अपने मॉडल को ट्रेन कर करके बेसिकली हम अपने मॉडल को वेरीफाई करते हैं। मतलब ग्रिड सर्च क्रॉस वैलिडेशन जैसा। हाँ, हाँ, ओके। उसी तरह से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इन दोनों के साथ, एंड अगले हफ्ते विल प्रोबेबली स्टार्ट विथ लीनियर रिग्रेशन, उस पर बातचीत करेंगे। आई विल सेंड अ रिसर्च पेपर फॉर लीनियर रिग्रेशन, पढ़ लेना। डाउट्स अगर उसमें कुछ हो तो निकाल के रख लेना, बिकॉज अब हम बेसिकली एक एक करके रिसर्च पेपर एल्गो डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद उस स्पेसिफिक एल्गो पे, उस स्पेसिफिक पेपर पे हम टास्क अपने डिसाइड करेंगे आगे जाके। दिस वाज ऑल फॉर EDTA, इसके अलावा कुछ और सीखने को है नहीं इस टाइम पे। मजा ठीक आया है, आज, थैंक यू। हाँ जी, चलो, थैंक यू भैया। ओके। हाँ भाई, कर दो।